अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ले आए आपके लिए फ़िज़िक्स का लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन। लेकिन उससे पहले हदीस मुबारका हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत किसी महरम के बगैर सफ़र ना करे, चाहे वो सफ़र हज का ही क्यों ना हो। तो आए इस हदीस मुबारका के बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास है क्या। जिस तरह कि आपको सारा का सारा लेक्चर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अभी इंशाल्लाह एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी लॉ बनाने वाला कौन था और कब उसने वो लॉ पेश किया। अब अगर इसकी बात करें तो ये जो न्यूटन लॉ है ये हमारे पास न्यूटन ने दिए थे। जिस तरह कि आपको इसके लॉ के फर्स्ट नेम में भी शो हो रहा है कि आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है, कि मतलब न्यूटन का पहला कानून। तो ये हमारे पास दिया था न्यूटन ने 1687 के अंदर। उनकी बुक का नेम था प्रिंसिपिया। उस बुक के अंदर उन्होंने ये क्या किया था, ये लॉ पेश किया था, जिसको लेटर में ये नाम दिया जाता है फिलोसफिया नेटोरियस प्रिंसिपिया मैथमेटिक। और अगर इसको हम लोग इसका मीनिंग करें तो इसका मीनिंग ये बनता है मैथमेटिकल फिलोसफी ऑफ नेचर। ठीक है। अगर इसकी एप्लीकेबल की बात की जाए तो ये हमारे पास लो स्पीड के लिए एप्लीकेबल है, जो कि स्पीड हमारे पास किससे लो हो, स्पीड ऑफ लाइट से। हमारे पास अगर स्पीड उस ऑब्जेक्ट की कम होगी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास उसके ऊपर क्या लगेगा, न्यूटन लॉ हमारे पास क्या होंगे, उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास स्पीड जो है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट से, तो तब क्या होगा, हमारे पास, तब हमारे पास आ जाएगी आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, न्यूटनियन मैकेनिक्स। तब हमारे पास क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है तो फिर हमारे पास आ जाएगी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम लोग एटॉमिक पार्टिकल वगैरह को डिस्कस करते हैं, जिनकी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, 1% लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 1% लेस होगी स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है लाइट से ज़्यादा है, तो हमारे पास आते हैं आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम एटॉमिक पार्टिकल वगैरह को डिस्कस करते हैं। और ये जो है इसको हम बोलते हैं न्यूटनियन मैकेनिक्स। न्यूटनियन मैकेनिक्स हमारे पास कब एप्लीकेबल है, जब स्पीड ऑफ लाइट से हमारे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कम हो, तब हमारे पास न्यूटनियन मैकेनिक्स एप्लीकेबल होगी। मुझे उम्मीद है ये भी समझ आ गया। अब ये जो हमारे पास न्यूटन का लॉ है ये हमें रिलेशनशिप देता है मोशन ऑफ बॉडी का, मैस का और फोर्स का। इन तीनों चीज़ों के दरमियान हमें क्या देता है, रिलेशन प्रोवाइड करता है कि हमारे पास जो बॉडी है वो किस टाइप का मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, वेरिएबल मोशन कर रही है, उसका मैस कितना है, मैस हमारे पास ज़्यादा है या कम है, और उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है क्या कर रही है, उस बॉडी को रोक रही है या उस बॉडी को मूव करवा रही है, या उसका मोशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे इसके लॉ में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो कहता है कि ये हमने जो डिटेक्ट किया ना, ये हमने एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट किया है, और ये हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल लॉ है। अब एम्पिरिकल लॉ क्या होता है, एक हमारे पास होता है एम्पिरिकल लॉ और एक होता है हमारे पास फंडामेंटल लॉ। पहला हम देखते हैं एम्पिरिकल लॉ। अब ये जो एम्पिरिकल लॉ है, आप लोगों ने याद रखना है कि इस लॉ के अंदर कोई भी बंदा है वो डाटा को क्या करेगा, डाटा को अच्छे तरीके से इसके अंदर क्या करेगा, पुट कर लेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि ये काम कैसे कर रहा है, डज नॉट नो हाउ इट वर्क्स।
एम्पिरिकल लॉ के अंदर वो डाटा तो किसी चीज के अंदर पुट कर लेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि वो चीज या वो लॉ काम किस तरह कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। दूसरे नंबर में हमारे पास आता है फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ के अंदर आप लोगों के पास क्या होता है, फंडामेंटल जो लॉ है इसको हम लोग लॉजिकली या क्लियरली डिराइव करते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल्स, कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कानून हैं, उनसे हम क्या करते हैं, इसको लॉजिकली या क्लियरली क्या करते हैं, अखज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो न्यूटन का लॉ है ये हमारे पास है एम्पिरिकल लॉ, कि मतलब ये हमें ये नहीं पता कि ये किस तरह काम कर रहा है, लेकिन हम इसके अंदर डाटा वगैरह को इजीली पुट करके देख लेते हैं या इसका अपना आंसर निकाल लेते हैं। मुझे उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन के अंदर हमारे पास तीन चीज़ों पे बात हो रही है। पहली रेस्ट की, दूसरी कांस्टेंट वेलोसिटी की, और तीसरा हमारे पास है एक्सटर्नल, या इसको आप लोग अनबैलेंस फोर्स भी बोल सकते हो। अब हमारे पास वो कहता है कि अगर कोई बॉडी आप लोगों के पास इस लॉ के मुताबिक अगर कोई बॉडी आप लोगों के पास रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। यानी कि क्या बात करने का मतलब है या क्या मकसद है, वो कह रहा है कि बॉडी अपनी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करना चाह रही इस लॉ के मुताबिक। ठीक है, और अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है, और ये याद रखना है इसमें जो मूवमेंट होगी वो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से होगी। मतलब हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन होगा, या हमारे पास क्या होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, या हमारे पास क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। ठीक है, अब ये इस तरह के मोशन है कि इनके अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो वो क्या करेगा, लगातार स्ट्रेट लाइन मूव करता रहेगा। ठीक है, या इसमें क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, होगी ही नहीं बल्कि जीरो होगी। ठीक है, कहता है ये केस हमारे पास तब तक है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। अब एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब है, अब अनबैलेंस फोर्स आप लोगों के पास कोई भी ऐसी फोर्स होती है, फर्ज करें ये आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इस तरफ भी फोर्स लग रही है और इस तरफ भी फोर्स लग रही है। अगर इधर भी 5 न्यूटन की फोर्स है, इधर भी 5 न्यूटन की फोर्स है, तो ये क्या मतलब है इसका, ये आप लोगों के पास बैलेंस फोर्स है। ठीक है, मतलब दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट ऑफ 5-5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रुका रहेगा, हरकत वगैरह नहीं करेगा। अब आपने क्या किया, ये आपने वही ऑब्जेक्ट लिया, उसके एक जानिब 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी, एक जानिब 5 न्यूटन कर दी। अब ये क्या है, ये आप लोगों के पास होगी अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, फर्ज करें राइट साइड पे 5 न्यूटन थी, लेफ्ट पे 7 थी, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड को मूव कर देगा, लेफ्ट साइड को मूव कर देगा 2 न्यूटन की फोर्स से। ठीक है, मतलब अनबैलेंस फोर्स आप लोगों के पास कोई भी ऐसी फोर्स होती है जिसमें आप लोगों के पास दो बॉडी के दोनों सिरों पे अनइक्वल या ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हूँ। मतलब एक फोर्स आप लोगों के पास ज़्यादा हो, दूसरी कम हो, या दूसरी कम हो और पहली ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब क्या है, अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट को क्या करवा देती है, मूव करवा देती है। इसी तरह एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स से क्या मुराद है कि आप लोगों के पास इधर कोई ऐसी फोर्स होगी जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दे, या ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी को वेरिएबल में चेंज कर दे। जब तक कि आपके पास एक्सटर्नल एजेंसी नहीं आएगी तब तक आपका ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा जब तक के लिए के कोई बैरूनी फोर्स आकर उस पर ना लग जाए। ठीक है, अब वो कहता है, अब बुक लाइंग ऑन टेबल एट रेस्ट, एक बुक है वो टेबल पे पड़ी हुई है, वो तब तक ही पड़ी रहेगी जब तक कि कोई उसको आकर नहीं उठाता। वो बुक खुद नहीं चाहती कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या करे, उससे हटे या उसको चेंज करे, तो वो क्या रहना चाहती है, रेस्ट में ही रहना चाहती है। ये किसकी हो गई एक एग्जाम्पल। अब वो कहता है
कि हमारे पास इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है? आप इनर्शिया को देखते हैं, इनर्शिया हमारे पास क्या चीज़ है। अब इनर्शिया जो है ये हमारे पास लैटिन वर्ड इनर्ज से निकला है, जिसका मतलब है आइडियल, बेकार। आइडियल का स्पेलिंग देख लीजिएगा, यही है मेरा ख्याल है। जो हमारे पास किससे निकला है? आइडियल से निकला है। आइडियल का मतलब होता है बेकार। अब इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास क्या करता है? रेजिस्ट करता है टू चेंज इट्स स्टेट। के मतलब इनर्शिया कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसमें क्या, इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करे, अपनी स्टेट चेंज ना करे। जब उसके ऊपर कोई फोर्स वगैरह या कोई एजेंसी वगैरह एक्ट करे, उसको क्या करने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए उसके ऊपर कोई फोर्स वगैरह या कोई चीज़ एक्ट करे तो वो रेजिस्ट करे, अपने आप में चेंज ना लाने की कोशिश करे। ठीक हो गया। इनर्शिया के अंदर वो बॉडी अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहती, जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। इधर भी तो वही हो रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या अगर कोई बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है तो अपनी उसी स्टेट को मेंटेन या बरकरार रखना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर दे। ठीक है। अब ये हमारे पास जो इनर्शिया है ये डिपेंड करता है मास पे, और इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मास के। अब अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्या मतलब है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का हमारे पास मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगी, अपने आप में तब्दीली नहीं लाने देगी, या उसके अंदर हमें तब्दीली मुश्किल से लानी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, यानी कि उसके अंदर तब्दीली लाना हमारे लिए निस्बतन आसान होगा बज़ाहिर इसके कि हम लोग किसी बड़े मास या बड़ी बॉडी के अंदर तब्दीली लाएं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो कहता है इट गिव अस क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। के मतलब वो कहता है ये जो फर्स्ट लॉ है ये हमें फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। आपको पता है क्वालिटेटिव जो है वो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है या ऐसी खसूसियात होती हैं। क्वालिटेटिव के मतलब हम इसमें क्या देखते हैं? उस चीज़ की खसूसियात देखते हैं, उस चीज़ की क्वालिटीज़ देखते हैं। इसमें भी ये लॉ हमें क्या बताता है? हमें फोर्स की क्वालिटीज़ बताता है। ये हमें ये बताता है कि हमारे पास फोर्स किस टाइप की है। ठीक है। अभी देखें, जिस तरह नीचे आपको 2 पॉइंट दिए हैं, इसने बताया कि फोर्स हमारे पास ये खसूसियात रखती है। क्या खसूसियात रखती है? ये 2 खसूसियात रखती है। पहली क्या कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करवाएगी? मूव करवा देगी। कि फोर्स हमारे पास एक एक्सटर्नल एजेंसी है, एक बैरूनी ताकत है, एक बैरूनी कारिंदा है जो क्या करेगा? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? बिल्कुल साकिन है, जो जिसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 0 है, या ऑब्जेक्ट जो हमारे पास रेस्ट पे है, फोर्स क्या करेगी? उस ऑब्जेक्ट को या तो क्या करवाएगी? मूव करवा देगी। फोर्स की पहली खसूसियात क्या है या पहली खसूसियत क्या है? कि वो ऑब्जेक्ट को क्या करवाएगी? जो कि रेस्ट पे उसको मूव करवा देगी, पहली खसूसियत। दूसरी, अगर उसकी वेलोसिटी है लेकिन वेलोसिटी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या करेगी? चेंज मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब वो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहा है उसकी क्या करेगी? उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। जब डायरेक्शन को चेंज करेगी तो हमारे पास क्या आएगा? उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा? वेरिएशन आ जाएगी। उसका क्या होगा? उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ? उसका मोशन चेंज करने से मूविंग ऑब्जेक्ट का, उसका हमारे पास क्या हो गया? उसके अंदर चेंजेस आ गई या वो एक्सेलरेट कर गया। अब यहाँ पे फोर्स, उसने जो हमें फर्स्ट लॉ ने जो फोर्स दी, जो क्वालिटेटिव फोर्स दी, जो उसमें खूबियाँ थी वो क्या थी? कि वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा देगी, या उसका क्या करेगी? मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करेगी? उसका मोशन चेंज करेगी और हमें क्या मिल जाएगा? वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता नजर आएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन फर्स्ट लॉ या न्यूटन के लॉज के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये लॉ क्या करते हैं? हमारे पास डिपेंड करते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास कोई भी ऐसी स्पेस या सराउंडिंग होती है जिसके मुताबिक आप लोग क्या कर रहे होते हो? ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हो। मिसाल के तौर पे आप लैब में बैठे हो, ठीक है, और आप लैब में बैठकर बाहर ऑब्जर्व कर रहे हो एक लड़के को जो कि बैठा किताब पढ़ रहा है। ठीक है। और उसी
आपकी लैब के करीब ही एक ट्रेन स्टेशन है या मेट्रो स्टेशन है, तो आपने क्या किया, वही लड़का उसी तरीके से बैठा हुआ था। अब आपने क्या किया, ट्रेन से जाकर उस लड़के को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब आपने ट्रेन से ऑब्जर्व किया, अब आप किस तरह हो, मोशन के अंदर हो। इधर आप किधर थे, रेस्ट पे, तो वो भी आपको क्या नजर आ रहा था, रेस्ट पे। अब इधर आप मोशन में थे, तो आपको इस तरह लगेगा कि वो जो बैठा हुआ लड़का है वो भी क्या है, मोशन के अंदर है। यानी कि आप अगर इस तरफ को निकल गए तो आपको इस तरह लगेगा लड़का ट्रैवल करके पीछे की जानिब चला गया, लेकिन इस तरह होगा नहीं। आप क्योंकि मोशन के अंदर हो तो इस वजह से आपको ऐसा नजर आ रहा है। मतलब मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है, ऑब्जर्वेशन के अंदर तब्दीली आ जाती है। अब इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो हमारे पास है ना, इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। इनर्शियल फ्रेम हमारे पास ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है, या वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, इन दोनों के ये बिहेवियर की वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो आता है। दूसरी इसकी बात क्या है कि इसके अंदर हमारे पास न्यूटन के लॉ वैलिड है। न्यूटन के लॉ इसके अंदर हमारे पास क्या है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमारे पास न्यूटन के लॉ क्या है, वैलिड है। अगर इसकी मिसाल देखें तो हमारे पास जो ज़मीन है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाता है। अगर जो उसका एक्सेलरेशन है जो थोड़ा बहुत है उसको निगलेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन हमारे पास पहले ही बहुत कम है। एक्सेलरेशन ये कम होने क्यों निगलेक्ट किया जाता है या क्यों हमारे पास इसकी वैल्यू कम है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है हमारे पास वो बहुत बहुत कम है, क्योंकि अर्थ जो है उसका मैस हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अर्थ का मैस ज़्यादा होने से और ग्रेविटेशनल पुल कम होने की वजह से ये एक्सेलरेशन हमारे पास पहले ही थोड़ी बहुत वैल्यू देता है। वो जो थोड़ी बहुत वैल्यू देता है हम उसको निगलेक्ट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये हम जो अर्थ है इसको मान लेते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब जो हमारे पास दूसरा है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो नहीं होता। मिसाल या बात करने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी या क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, और इसमें दूसरी बात क्या है कि इसमें न्यूटन के जो लॉ हैं, न्यूटन लॉज आर नॉट वैलिड। इसके अंदर हमारे पास न्यूटन के लॉ हैं वो वैलिड नहीं है। इसके अंदर न्यूटन के लॉ वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन से हमारे पास सीडो फोर्सेस आ जाती हैं। सीडो फोर्सेस आएंगी तो वो क्या करेंगी, ऑब्जेक्ट को इरिटेट करेंगी या ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट वगैरह करेंगी, तो जिससे हमारे पास क्या होगी, ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगी या ऑब्जर्वेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड लॉ पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।